Hello students, I am Swapnil Singh. I will be teaching you biology of class 12 at Mandiram Academy. आपका जो क्लास 12 का बायोलॉजी है ये आपका एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बायोलॉजी है। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था दैट वाज द फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी। ऑर्गेनिज्म के डिवीज़न के बारे में पढ़ना, आपका एनाटॉमी पढ़ना, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी पढ़ना, एनिमल एनाटॉमी पढ़ना, ये सब क्या था आपका जो बायोलॉजी था उसका बेसिक्स था। नाउ इन क्लास 12 आप क्या करेंगे, आपका जो सिलेबस है ये 5 यूनिट्स में डिवाइड है एंड दीज 5 यूनिट्स आर ऑल एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बायोलॉजी। कैसे है? पहला रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, ठीक है। दूसरी यूनिट में हमारा जो है वो जेनेटिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। थर्ड यूनिट में जो है हमारे ह्यूमन वेलफेयर है, डिजीज़ वगैरह का है, ठीक है। फोर्थ यूनिट हमारी बायोटेक्नोलॉजी से डील करती है एंड जो फिफ्थ यूनिट है हमारी दैट इज़ द इकोलॉजी पोर्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये 5 यूनिट में हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आपकी पहली यूनिट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। ये आपका पहला चैप्टर है, इसको नोट करिएगा। फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपके नाम से यूनिट के आपको मालूम है कि इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जो है वो स्टडी करेंगे, ओके। अब बच्चों 4 मिलियन ईयर एगो जो है आपकी जो अर्थ है, इस पर जो लाइफ है इसका जो स्टार्ट हुआ था, लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और तब से लेकर अब तक डिफरेंट फॉर्म में अलग अलग डाइवर्सिटी के अलग अलग आयामों के साथ जो जीवन है पृथ्वी पर वो अभी तक एग्जिस्ट करता है और आगे भी एग्जिस्ट करता रहेगा, ठीक है। तो लाइफ पर जीवन एग्जिस्ट करता रहे, आपका जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो बनी रहे, इसके लिए 2 प्रोसेस हैं, ठीक है। पहला क्या था कि शुरुआत में जो सेल बन रहे थे या जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो क्या करते, अभी तक जीवित रहते, ठीक है। यानी कि जब तक कि आपकी पृथ्वी है तब तक उनका क्या होता, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ होता, उनका लाइफ स्पैन होता, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म का फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, यानी कि जो डेथ है वो सर्टेनिटी है ऑर्गेनिज्म की। हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक सेल को, हर एक लाइफ फॉर्म को एक ना एक दिन क्या है, मरना है। तो फिर दूसरा तरीका हमारा क्या बचता है, रिप्रोडक्शन बचता है, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट तरीके से पहले डील करते हैं और समझते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है। लिखिएगा, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी यहाँ पे, लेसन 1 की हेडिंग 1, ठीक है, दैट इज लाइफ स्पैन। मैंने अभी आपसे बच्चों कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, यानी कि डेथ क्या है, उनको मरना ही मरना है। तो अब समझते हैं कि लाइफ स्पैन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। लाइफ स्पैन इज नथिंग बट दैट पीरियड ऑफ टाइम, कहाँ से, कौन सा पीरियड, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। याद रखिएगा कौन सी डेथ, हम एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी डेथ होगी बच्चों, नेचुरल डेथ की। तो लाइफ स्पैन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, नोट करिएगा, लाइफ स्पैन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, इज अ पीरियड ऑफ birth to the natural death of organism, ओके। याद रखिएगा यहाँ पर डेथ कौन सी होनी चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। अच्छा, अब बच्चों ये जो लाइफ स्पैन है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो डिफरेंट होता है। आपका जो है क्रो 15 ईयर्स है, आपका पैरेट 140 ईयर्स तक जी सकता है। दोनों लगभग शेप एंड साइज में जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। फिर भी जो इनका लाइफ स्पैन है ये बहुत ही डिफरेंट है। आपका जैसे कि मैंगो ट्री, ठीक है, बरगद ट्री का जो लाइफ स्पैन है इट इज़ अराउंड 100 to 150 ईयर्स, ठीक है, एंड मोर। तो आपका मैंगो ट्री है अप टू 50 ईयर्स तक रहता है।
ओके। तो ये डिफरेंट लाइफ स्पैन है और इन लाइफ स्पैन के पीछे क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। किसी भी तरह से जो है साइज जो है वो किसी भी तरह ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन पे इफेक्ट नहीं डालता है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे कि डेथ इज द सर्टेनिटी ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मृत्यु क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो सर्टेनिटी है। डेथ इज सर्टेनिटी ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, असंभावी है, उसको टाला नहीं जा सकता है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, ठीक है। नोट करेंगे एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो क्या है, इमॉर्टल नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना है। बट बायोलॉजी इज ऑलवेज अबाउट द एक्सेप्शंस, ठीक है। कहता है लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो डेथ उनकी सर्टेनिटी नहीं है, डेथ उनका भविष्य नहीं है, ठीक है। हमने अभी क्या पॉइंट नोट किया कि डेथ इज द सर्टेनिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, जो जीवित है, जिसमें प्राण है, उसकी मृत्यु असंभावी है, बट एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ठीक है, आपका क्या होता है, इमॉर्टल, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होती तो क्या होता है, तो बच्चों वो डिवाइड हो जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं। यानी कि जो डेथ है वो इनकी सर्टेनिटी नहीं है बट द डिवीज़न। कैसे, ये हम आगे अपने फर्दर जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, हेंस केवल एक ही तरीका जो है आपको बचता है जनरेशन की कॉन्टिन्यूटी के लिए, वो क्या है, हेंस रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस दैट एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेंस रिप्रोडक्शन is the only way to ensure continuity of life on earth, continuity of life on earth। Got it? अच्छा, अब आगे समझते हैं बच्चों। अगर रिप्रोडक्शन ही केवल एकमात्र तरीका है तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन की मैं पहले डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन कौन करेंगे, जो लिविंग होंगे, जो जीव होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है, थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। ये ऐसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ये ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन।
नोट डाउन करिए। ये यहाँ से आप अपना टॉपिक डालिएगा, 1 का टॉपिक बी, हेडिंग लेसन 1 टॉपिक है बी, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन is a biological process, is a biological process, biological process through which an organism produces young ones का मतलब संतानें, ऑफस्प्रिंग, young ones similar to itself, ओके। अच्छा, अब बच्चों सिमिलर टू इटसेल्फ का क्या मतलब है? यहाँ पर सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब है कि अपनी ही जाति की संतानों की उत्पत्ति करना, अपनी ही स्पीसीज की संतानों की उत्पत्ति करना, यानी कि जो कुत्ता का बच्चा है वो कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा, जो बिल्ली है वो बिल्ली को जन्म देगी, जो बंदर है वो बंदर को प्रोड्यूस करेगा, जो इंसान है वो इंसान को जन्म देगा, ठीक है, जो सांप है वो सांप को जन्म देगा, जो चूहा है वो चूहे को जन्म देगा, जो पौधा है वो एक पौधे को बनाएगा। यहाँ पर सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब है अपनी ही जाति की संतानों की उत्पत्ति करना, ठीक है। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो संतानें जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसी ही दिखती हूँ, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती भी हो सकती हैं, उनकी एग्जैक्ट कॉपी भी हो सकती हैं और उनसे बेहद अलग भी हो सकती हैं। ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर टू इटसेल्फ का क्या मतलब हुआ कि एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अपना एक पॉइंट नोट करेंगे, लिखिएगा। अच्छा, संतानों का जन्म हुआ, हमारे जो है यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए। अब इन ऑफस्प्रिंग का क्या काम है? मान लिया कि एक बंदर है, उसने बंदर के बच्चे को बंदर को जन्म दिया, ठीक है। अब जो बच्चा नया जो यंग वन है उसका काम क्या होगा? तो नेचर के हिसाब से उसके 3 मुख्य काम हैं या उसमें 3 साइकिल हैं उसके जीवन में। कौन कौन सी? उसका बर्थ हुआ है, जन्म होगा, ठीक है, अब वो ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, और फिर तीसरा उसका जो अंतिम पड़ाव है उसकी डेथ होगी। यही उसके जीवन की साइकिल है, यही उसके जीवन के 3 मुख्य अहम बिंदु हैं, बर्थ होना, ग्रोथ करना और डेथ को प्राप्त हो जाना। तो लिखिएगा, नोट करिए पॉइंट, लिखिए, ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर, ये जो संतानें जन्म ले रही हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतानें, ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस न्यू offsprings by following the cycle of birth, growth and death, ठीक है। जन्म हुआ है, ग्रोथ होगा, ग्रोथ के दौरान एक ऐसा फेज आएगा जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे, जहां आप अपने ही जैसे दूसरे संतानों को जन्म देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? डेथ को प्राप्त हो जाएंगे। नेचर के हिसाब से यही एक ऑर्गेनिज्म का काम है कि उसको क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी रखना है अगले स्पीसीज की, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात समझ में, मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या कर रहे हैं, ये अपनी स्पीसीज को बनाए रख रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस मेंटेन किए रखे हैं अर्थ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, लिखिएगा, रिप्रोडक्शन ensures
कॉन्टिन्यूटी बेटा किसकी कॉन्टिन्यूटी, बंदर को प्रोड्यूस कर रहा है तो सेम स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी से क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी इंश्योर करेंगे आपके ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म, बच्चों जो हमारा अर्थ है अबाउट 17 मिलियन स्पीसीज हमें अब तक नोन है, ठीक है। और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। वो इसके खुद के जो है वो एनवायरनमेंट और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो हर एक हर एक ऑर्गेनिज्म वो कौन से एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। उन सारी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनका एक ओन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एवरी ऑर्गेनिज्म evolve its own mechanism to grow and multiply. Multiply का मतलब संतानों की उत्पत्ति करना, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाना। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है वो अपना एक पर्टिकुलर तरीका है कि वो किस बेसिस पे ग्रोथ करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से वो कौन सा मेथड ऑप्ट करता है, उस बेसिस पे जो है वो आपके जो रिप्रोडक्शन है वो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमने क्या कहा बच्चों कि दो तरह के रिप्रोडक्शन है। अगर एक पेरेंट यानी कि केवल सिंगल पेरेंट ही जो है वो कैपेबल है अपनी आने वाली संतानों की उत्पत्ति के लिए, ठीक है, जो अकेले रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक नई संतान को, वो एक नई डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर सकता है, तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गाइमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे गाइमीट्स हैं वो क्या होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में नहीं बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये देखे गए हैं, ठीक है, बट उनका कभी भी फ्यूजन नहीं होगा, ओके। तो याद रखिएगा, लिखिएगा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन of individual it is of two types। कौन से दो तरह के हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और नंबर 2 सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। बच्चों जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें हमारा क्या होता है, मैंने आपसे कहा है कि ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, केवल एक ही पेरेंट जो है वो इस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गाइमेट्स। तो नोट डाउन करते हैं, हमारा
In asexual reproduction, in asexual reproduction, in asexual reproduction, single parent is involved, single parent is involved with or without fertilization of gametes, ठीक है, with or without, not fertilization, formation, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ गाइमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम वन लाइन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिफाइन करेंगे और फिर डिटेल में पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब तक समझ गए होंगे कि एसेक्सुअल में कितना पेरेंट है, एक पेरेंट है, तो सेक्सुअल में क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। लिखिएगा, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं अगला पॉइंट यहाँ रख रही हूँ, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two individual of opposite sex, याद रखिएगा, जो है सेक्स हमेशा इनका क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट सेक्स, यानी कि एक मेल होगा और एक फीमेल, अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गाइमेट, यानी कि दो गाइमेट होंगे और उनका यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, वो आपस में मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, समझ गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है लेकिन उनका कभी फ्यूजन नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि दो पेरेंट होंगे, अपोजिट सेक्स के होंगे और उनका फ्यूजन जो है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, यानी कि अगर फ्यूजन नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और डिफरेंस हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ बच्चों, हमारा क्लास 11th में आपने जब डिवीज़न पढ़ा था, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न पढ़ा था, तो वहाँ पर एक आप क्लास पढ़ते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, याद करिए, वो अर्थवॉर्म टेपवर्म वाली, जो अर्थवॉर्म टेपवर्म वाली फैमिली है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। शब्द को याद रखिएगा, आगे मैं फिर से बताऊंगी, अभी लिखा नहीं रही हूँ। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे कुछ फ्लावर्स भी होते, कुछ पौधे भी होते हैं जिनमें क्या, जो मेल और सेक्स ऑर्गन है एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दोनों सेम फ्लावर के अंदर पाया जाता है, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ध्यान रखिएगा, नॉट नेसेसरियरली द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑलवेज two different sex, one is male and one is female, along with the two different gamete, one is male gamete, another is female gamete, and these must fuse together, इनका आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, and the fusion lead to the formation of zygote, वो हमारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। समझ गए,
कि हमेशा जरूरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल हो, एक मम्मी और पापा हो, कई बार मम्मी पापा दोनों एक ही इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अर्थवॉल कीचुआ के अंदर होता है, उसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। बट याद रखिएगा, मेल गायमेट और फीमेल गायमेट जो हमारा होता है वो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अलग अलग मैकेनिज्म से बनता है, बाद में ये जाकर के फ्यूज होते हैं और गायमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, चलिए नोट डाउन कर लिया हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, हेडिंग डालिएगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। asexual mode of reproduction। ओके, ये हमारी हेडिंग 1C होगी प्रोबेबली, asexual mode of reproduction। क्या पढ़ा है बच्चों डेफिनेशन में, रिकॉल करो जरा, क्या पढ़ा है कि केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, यानी कि केवल एक इंडिविजुअल ही कैपेबल है दूसरी संतानों की उत्पत्ति के लिए, अपनी आगे अगली डॉटर्स जो सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स या सिंगल इंडिविजुअल gives rise to young ones का मतलब संतानें। ओके, अच्छा बच्चों, जब एक ही पेरेंट्स जो है वो क्या कर रही है, अपनी यंग वन को बनाने में सक्षम है, तो जो पूरा जीन है, जो पूरा जेनेटिक मेकअप है शरीर का, बॉडी का, वो क्या होगा, केवल एक ही इंडिविजुअल से आएगा, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाली संतानें हैं वो अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी होती हैं, फोटोकॉपी जैसे हम करा लेते हैं, ठीक है। दे आर द एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। यानी कि देखने में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है उनमें और उनके पेरेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ओके, तो हम इस बात को लिखेंगे, ठीक है। लिखिएगा, द ऑफस्प्रिंग या यंग वन ऑफस्प्रिंग ऑफ asexual reproduction are the exact copy of their parents, ठीक है, of their parents। वो अपनी पेरेंट्स की क्या होती हैं, एग्जैक्ट हूबहू कॉपी होती हैं। और मैंने दो बातें कही हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब उनका बाहरी जो देखा हुआ है, ठीक है, एंड जेनेटिकली उनके जो इंटरनल जेनेटिक संरचना है वो भी आइडेंटिकल होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग डीएनए टेस्टिंग करते हैं ना, ठीक है, अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करें तो उनका डीएनए जेनेटिक जो मेकअप है वो क्या है, 100% सिमिलर है, आप अलग अलग इंडिविजुअल को पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट, दे आर morphologically and genetically similar to their parents called clone, ठीक है। और इसीलिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाली संतानों को हम
क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, क्लोन्स का मतलब हूबहू कॉपी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा अब तक की, ध्यान से सुनिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल है अपनी संतान को उत्पत्ति करने में। ठीक है, और जो संतान पैदा हो रही है वो अपने जो भी आपकी पेरेंट होगा, ठीक है, उसका एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, और उसको हम कहते हैं क्या, क्लोन। तो ये जो ऑफस्प्रिंग शब्द है बच्चों, यहाँ पर एक जो है वो टेक्निकल वर्ड्स का डिफरेंस आ जाता है। ऑफस्प्रिंग शब्द का मतलब संतान होता है, बट संतान कौन सी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती हैं। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुई संतानें होती हैं उनके लिए मोर टेक्निकल एंड प्रिसाइज जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्लोन। ओके, लिखिएगा यहाँ पर, क्लोन इज लिखिए क्लोन। क्लोन क्या होता है, ऑफस्प्रिंग या यंग वंस यूज करते हैं क्योंकि ऑफस्प्रिंग शब्द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुई संतानों के लिए यूज करते हैं। यंग वंस प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ रिप्रोडक्शन, आप पूरा लिख लीजिएगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो बच्चों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में SCO हम बोलते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें कंपैरेटिवली क्या होता है, जिनका जेनेटिक मेकअप क्या होता है, सिंपल होता है, या जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीवेल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीवेल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीवेल इन single cell organism and organisms with relatively simple organization, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख लीजिए मोनेरा, यानी ये जितनी बैक्टीरिया वाली फैमिली है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वाली फैमिली, एल्गी वाली फैमिली। ठीक है, प्रोटिस्टा कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो है ही। ओके, तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्रिवेल होता है। अच्छा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता क्या है, कुछ भी नहीं, केवल सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कोई भी नाम हो, आप बाइनरी कहिए, आप स्पाइरुलेशन कहिए, आप बडिंग कहिए, आप कोई भी नाम ले, आप देखेंगे कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है, सिंपल सेल का डिवीजन हो रहा है। एक सेल क्या करती है, खाती पीती है, एकदम मोटी तगड़ी होती है, मैच्योर करती है, ग्रोथ करती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या करती है, जाकर के वो अपने पूरे जेनेटिक मटेरियल और सेलुलर कंटेंट को 2 पार्ट में या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर लेती है। ये पार्ट बराबर भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल डिवाइड होकर के 2 बना लिया, यानी कि अब पहला वाला इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो डिवाइड होकर 2 नए इंडिविजुअल में
जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं, हमने याद करिए, हमने शुरू में कहा था कि हर एक जो सेल है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके क्या है, डेथ सर्टेनिटी है, मृत्यु असंभावी है। ठीक है, मृत्यु तो होना ही होना है, लेकिन एक्सेप्ट था आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी डेस्टिनी क्या है, डिवीजन है, वो डिवाइड कर जाती है, 2 डॉटर सेल में प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल मृत्यु नहीं होती, और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि नेचुरल डेथ नहीं होती। आप हैंड सैनिटाइजर लगाएंगे, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, दैट इज इंड्यूस्ड डेथ। ठीक है, वो इंड्यूस्ड डेथ होती है। आप पानी गर्म करेंगे, पानी में जितने बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, दैट इज इंड्यूस्ड डेथ। वो नेचुरल डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ उनकी नहीं होती, बल्कि उनकी डेस्टिनी क्या है, उनकी डेस्टिनी डिवीजन है, सेलुलर डिवीजन है। ठीक है, तो लिखिएगा, सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू, सेल्स डिवाइड एंड गिव्स राइज टू न्यू डॉटर सेल। जो डिवीजन के बाद सेल बनती है उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, लिखिएगा, हेंस, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेंस सेल डिवीजन itself is a mode of reproduction, very important point, mode of reproduction, यानी कि सेल डिवीजन खुद ही अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं, अलग अलग तरह से क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है, और 1 से 2 हो जा रही है, या बहुत हो जा रही है, मेनी हो जा रही है, लेकिन वो केवल डिवाइड हो रही है, अपना जितना भी जेनेटिक और सेलुलर कंटेंट है उसको क्या कर ले रही है, 1 से ज़्यादा भागों में बांटे ले रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब कुछ हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, और यहाँ पर 1 लाइन में हम उसको लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा है अमीबा में क्या, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी का मतलब 2, फिजन का मतलब होता है टूटना, हिंदी में कहते हैं विखंडन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, आपकी एक सेल होती है, वो खाती पीती है, ठीक है, अपना पूरा डीएनए कंटेंट जो है उसको फिर एक समय पर जाकर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और फिर वो सेल दो बराबर पार्ट्स में डिवीज़न इसका हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, अमीबा, पैरामीशियम में ये डिवीज़न देखने को मिलता है। अभी हम नोट डाउन करेंगे, पहले मैं आपको क्या एक बेसिक फ्रेमवर्क बता देना चाह रही हूँ। अच्छा, ये तो बात हुई फेवरेबल कंडीशन की, जब दशाएं अनुकूल होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ही जनरली होता है। फेवरेबल कंडीशन में क्यों होता है, वहाँ पर खाने पीने के लिए जो है वो एविडेंस मटेरियल यानी कि बहुतायत में सामग्री अवेलेबल होती है, क्योंकि जो नई सेल है, जो नई ऑर्गेनिज्म है, अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कैसे करेंगी, वो तो समय से पहले उनकी डेथ हो जाएगी। तो फिर जो नेचर का अंतिम सत्य है, उनको ग्रो करके नई संतानों को उत्पत्ति करना है, यही तो उनका मेन एम है। नेचर में ऑर्गेनिज्म का मेन एम केवल रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, उनको खाना है, खा पी कर एक फेज में पहुंचना है, वो फेज जो रिप्रोडक्शन की फेज कहलाती है, और वहां पर पहुंचकर उनको अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना है, ताकि वो क्या कर सके, इस अर्थ पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर सके। ठीक है, तो जनरली हमारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। ठीक है, जब इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म के अनुकूल होता है। ठीक है, अच्छा, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा अमीबा होता है वो क्या कर लेता है,
अपने ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। सिस्ट मतलब एक तरह की झिल्ली, ये 3 लेयर की होती है, ठीक है। 3 लेयर की जो लेयर होती है उसका अपने ऊपर फॉर्मेशन कर लेता है। अपने स्यूडोपोडिया यानी कि जो उनके झूठे पैर होते हैं उनको क्या करता है, श्रिंक कर लेता है, सिकोड़ लेता है और एक झिल्ली लेयर, प्रोटेक्शन की लेयर बनती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, जिसको हम कहते हैं मेथड को इंसिस्टेशन। क्या होता है, इंसिस्टेशन होता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उस झिल्ली के अंदर क्या होता है, जो अमीबा का न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिर हर न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो न्यूक्लियाइड के बाहर एक अलग साइटोप्लाज्म का राउंड बनता है और मेम्ब्रेन डेवलप होती है, ठीक है। इनको हम सीडोपोड्स बोलते हैं। फिर वो झिल्ली जाकर के फट जाती है और जितने भी अमीबा डिवाइड होते हैं वो एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फ्यूजन एक तरह का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंसिस्टेशन था। इसी को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। जो ये अलग अलग फॉर्म में अमीबा, कई मल्टीपल अमीबा बन रहे हैं, इनको हम स्पोर्स बोलते हैं और ये स्पोर डेवलप हो करके एक कंप्लीट मैच्योर अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जब फेवरेबल कंडीशन था तो 2 ही अमीबा बन रहे थे, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था, बाइनरी फिजन था। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, डेथ की रेट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन से स्किप करने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, लेयर का फॉर्मेशन किया। और अमीबा की कमी हो गई होगी ना, ठीक है, तो उसमें क्या किया, मल्टीपल फिजन हुआ, ठीक है। बहुत सारे अमीबा बने, स्पोर्स बने और जब झिल्ली फट गई तो वो स्पोर्स जो है वो एयर में बिखर गए और हर एक स्पोर एक नया इंडिविजुअल को फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आपने हाइड्रा में देखा है, ईस्ट में देखा है। तीसरा है जो आपका बड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक छोटा सा उभार बना, वो प्रोजेक्शन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता गया और पेरेंट बॉडी से टूट कर अलग के ज़मीन में गिर गया और फिर एक नया ईस्ट या आपका हाइड्रा का डेवलपमेंट उससे हो गया, आपका बडिंग, ठीक है। तो नोट करते हैं पहले, ठीक है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मोड्स हैं, या फिर कहिए कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट करिए हेडिंग डाल के, मोड्स ऑफ asexual reproduction। Modes of asexual reproduction। Modes of asexual reproduction। तो क्या है, पहला हमने आपसे क्या कहा था, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में आपको बच्चों मैंने क्या बताया है, सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ। सेल 2 बराबर इसमें डिवाइड हो जाती है। सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ। 2 इक्वल हाफ, 2 बराबर हिस्सों में क्या हुई, सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया था, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। ओके, कैसे होता है समझ लेते हैं। ये हमारा अमीबा है, खा पी के मोटा हो रहा है, ठीक है। जब इसकी बॉडी का सेलुलर जो कंटेंट है वो प्रॉपर डेवलप हो जाता है तो एक पर्टिकुलर स्टेज में ये डिवीजन के अंडर हो जाता है। आपको पता है क्लास 11th में आपने सेल डिवीजन में पढ़ा है कि मियोसिस एंड माइटोसिस कब होती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, सबसे पहले जो अमीबा है उसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे फोल्ड पड़ना शुरू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। सबसे पहले आपका न्यूक्लियस का विभाजन होता है, न्यूक्लियस अंदर से डिवाइड होगा एंड दैट इज फॉलोड बाय द सेलुलर या साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या हुआ, फोल्ड पड़ना शुरू हुआ, यानी कि वो क्या कर रहा है, सबसे पहले अपना जेनेटिक कंटेंट जो है वो सेल 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में सेलुलर कंटेंट क्या होता है, इसकी 2 कॉपीज बनती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है,
सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस में जो हमारा सेलुलर कंटेंट है वो जो न्यूक्लियस कंटेंट है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस कंटेंट को डिवीजन के बाद हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू होता है। और फाइनली साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन कंप्लीट होता है तो दो हमें डॉटर सेल्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स। ये हमारा क्या है, बाइनरी फिजन। ओके, समझ गए। एक अमीबा था, न्यूक्लियस डिवीजन शुरू हुआ, सेलर का जो इसका न्यूक्लियस कंटेंट है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवीजन हुआ, तब तक साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन शुरू हो गया था, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन पूरा होने पर क्या होता है, हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। इसी में लिखेंगे स्पारुलेशन, बाइनरी फिजन से ही इंस्पायर्ड है, यहाँ कहें कि इसी जैसा है स्पारुलेशन, स्पारुलेशन। दूसरा लिखिएगा स्पारुलेशन, स्पारुलेशन, ठीक है। स्पारुलेशन का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कब फॉर्म होते हैं, हमने देखा था क्या हो रहा था, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन द amoeba develop 3-layer protective membrane, 3-layer protective membrane around it called incystation, ठीक है। when favorable या अनफेवरेबल कंडीशन पासेस लिख सकते हैं, when favorable time comes, इसके आगे का यहां से लिख रही हूं, when favorable time comes the amoeba starts to divide inside the cyst, उस झिल्ली के अंदर डिवाइड करना शुरू होता है into many spores, and the membrane burst and each spore develop into new organism, ओके। हर एक स्पोर क्या होता है, वो एक अलग इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अगला लिखिएगा, आसान है, बड़े। आप लोग नोट करने में दिक्कत हो रही है, अगर मेरे पेज के साथ नहीं चल पा रहे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, समझते हैं। थर्ड हमारा जो था, पहला बाइनरी था, दूसरा इसी में मल्टीपल होता है, थर्ड हमने देखा स्पॉरुलेशन। इनफैक्ट अब थर्ड देखते हैं बड़े।
बड़े, ठीक है। ये क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है सेल का, ठीक है। देखते हैं किसमें है, एग्जाम्पल इसका क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा कैसे होता है, देखिए ये आपका एक ईस्ट है, छोटा सा इसमें प्रोजेक्शन हुआ, ये प्रोजेक्शन आपका क्या करेगा, डेवलप होते होते बड़ा होगा, ठीक है। और बाद में ये पेरेंट बॉडी से क्या हो, पेरेंट बॉडी से टूट के गिर जाएगा जमीन में, और ये क्या कर लेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बडिंग। याद रखिएगा बडिंग क्या है, हमारा अनइक्वल डिवीजन है, जबकि बाइनरी फिजन हमारा क्या था, इक्वल डिवीजन था, ठीक है। अच्छा, क्लास 11 में जब हम डिवीज़न पढ़ते हैं तो एल्गी फंजाई का डिवीज़न जो होता है वो इनके जू स्पोर के बेसिस पे होता है, ठीक है। एल्पाइनो स्पोर वगैरह ऐसे करके कई डिवीज़न है। अच्छा, वो जो डिवीज़न है वो जू स्पोर जो है वो क्या होता है, दैट इज़ द आपका जो है ये हमारा, इससे एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया स्पॉन्ज, एक नया एल्गी जो स्पोर में से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा अगला, जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर आपके क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, जू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं और इनसे जो हमारी रिप्रोडक्शन किसमें देखने मिलता है, एल्गी फंजाई, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं कोनिडिया, पेनिसिलियम में देखते हैं, ये आपका पौधा है, ठीक है, हाइफी है, हाइफी के ऊपर क्या होता है, ये छोटे छोटे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और यही स्ट्रक्चर हमारे क्या करते हैं, एक नया पेनिसिलियम जो है वो ग्रो करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन तो आपने सुना ही होगा कि फ्रेगमेंट का मतलब होता है कई टुकड़ों में कई बंटना, ठीक है। और हर एक फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हर एक टुकड़ा क्या होता है, कैपेबल, फ्रेगमेंट्स आर कैपेबल, fragments are capable to give rise the new individual, ठीक है। तो ये डेवलप हो जाते हैं, या गिव राइज की बजाय करिए डेवलप इनटू द कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। अब बच्चों ये तो थी हमारे जो है एनिमल किंगडम से। प्लांट में भी हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो नोट करिएगा, ठीक है, पॉइंट अगला लिखते हैं, इन प्लांट्स asexual in plants vegetative propagation is asexual mode of reproduction, ठीक है बच्चों। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपको मालूम है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, कभी स्टेम से, कभी लीव से, कभी रूट से, यही तीन मेन पार्ट ही होते हैं प्लांट के, ठीक है, रूट, शूट और लीव्स। तो या तो रूट से, या तो शूट से, या तो लीव से, ठीक है। इन तीनों ही पार्ट में किसी एक से क्या हो जाए, ये कैपेबिलिटी हो कि वो पूरा कंप्लीट न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर सके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो लिखिएगा
कि कंप्लीट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, in vegetative reproduction a complete new plant can be developed by other parts like shoot, root, leaves of plant except sexual part, ठीक है, except sexual parts of plant। ओके, तो इसमें जो है आपका वो पॉलन ग्रेन और एग का कोई यूज नहीं होगा, उसके अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से, ठीक है, अगर आपका न्यू प्लांट जो होता है वो बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और इन प्लांट्स को जिनसे पौधा नया डेवलप हो सकता है, लिखिएगा these parts are known as, उनको हम बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल के अलग अलग जो होते हैं वो एग्जाम्पल है, नाम है, ठीक है, जैसे हमारा रनर हो गया, शक्कर हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं, हम देखते हैं अभी कौन कौन से हैं, लिखिएगा, नोट करिएगा। जैसे इन वेजिटेटिव प्रोपोगेल के मैं लिस्ट कर रही हूँ नाम, हमारा लिखिएगा जैसे रिजो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेम है, इसको हम बोलते हैं रिजोम। जैसे हमारा शुगर है, जो स्टेम होता है एक्चुअली इट इज स्टेम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिजोम क्या है, रूट है, शूट है, लीफ है, शुगर केन। और जिंजर अदरक, ठीक है, इसी में एक दूसरा पाया जाता है, जैसे अब एगेव का होता है जो बल्ब, किसमें होता है, पाया जाता है, बल्ब ऐसे स्ट्रक्चर होता है, या नीचे जो फूला सा, इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। प्याज या अनियन वगैरह में देखते हैं अगेव, ठीक है। फिर आपके जो होते हैं कई तरह के स्टेम होते हैं, ठीक है, एक रनर बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबर बोलते हैं, ओके, तो इन सब के नाम है, लिख लीजिएगा। एक लिखिएगा ऑफसेट, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको लिखा रही हूँ, ऑफसेट। वाटर हाइजीन, जलकुंभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, आगे भी लिखेंगे, वाटर हाइजीन, ठीक है। जलकुंभी का पौधा कुछ ऐसे करके सुंदर सुंदर पत्तियों वाला होता है, बड़ा सा, और नीचे से जाकर के ये ऐसा फूला होता है, और ये जो फूला पार्ट है इससे करके इसमें निकलता है, और यहीं से दूसरा पौधा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी जो आपका पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑफसेट, ओके। वाटर हाइजीन क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, ऑफसेट होता है, ओके। अच्छा, जो हमारी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है प्लांट की, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल पे फार्मर के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है, ताकि जो हमारी क्रॉप हो इसका प्रोडक्शन जल्दी हो सके। और इन फैक्ट कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही एकमात्र जो है वो तरीका बचा है उनकी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए अर्थ पे। जैसे एक आपका शुगर केन यानी कि गन्ना, अगर आदमी गन्ना बोना छोड़ दे तो गन्ना का जो एग्जिस्टेंस है वो अर्थ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका केवल इकलौता तरीका बना है कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर एक पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है क्या, वाटर हाइजीन का। तो जरा वाटर हाइजीन से जुड़ी एक घटना है उसका यहाँ पे जिक्र करते हैं। वाटर हाइजीन को बच्चों बोला जाता है क्या, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विच इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, तो योर आंसर इज वाटर हाइजीन।
जलकुंभी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा बच्चों कि जलकुंभी का जो पौधा है वो इंडिया की नेटिव स्पीसीज है ही नहीं, वो इंडिया में पाया ही नहीं जाता था, बल्कि ये स्पीसीज एक डेकोरेटिव प्लांट के तहत जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके फ्लावर जो होते हैं वो बैगनी कलर के खिलते हैं और ग्रीन कलर की चौड़ी चौड़ी सी स्मूथ लीफ होती है, ठीक है। देखने में बहुत सुंदर लगता था ये वाटर बॉडीज में जब खिलता था, इस कारण इस पौधे को इंडिया में लाया गया था और इस पौधे ने इंडिया के एनवायरनमेंट में इतना सटीक एडॉप्ट किया है कि बाकी जलीय स्पीसीज, बाकी एक्वाटिक प्लांट्स की बैंड बजा दी है। समझिए कैसे, बहुत ही हाईली इन्वेसिव स्पीसीज है, लिखिएगा इट इज अ इन्वेसिव स्पीसीज। आतंकवाद की तरह एकदम फैलता है, इन्वेसिव स्पीसीज, इसीलिए इसको टेरर बोला गया है, ठीक है। इट इज अ इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव का मतलब है खुद उगेगा और दूसरे को उगने ही नहीं देगा। अब हुआ क्या बच्चों कि जहां भी इट ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर, जहां भी रुका हुआ पानी होता है वहां पर यह बहुत आसानी से ग्रो करता है। और तो और जितने भी इसके पार्ट हैं, ठीक है, ये चाहे जितना सूख जाए मर जाए, जैसे ही पानी मिलेगा ये वैसे ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पार्ट में क्या होता है, इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, स्टैंडिंग वाटर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब गड़बड़ी कहाँ हुई कि वाटर हाइजीन खुद की लीव्स हैं, इसको तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिलती है, बट ये खुद क्या करता है, जितनी भी ऑक्सीजन घुली होती है, डिजॉल्व होती है वाटर से, वो सारा क्या कर लेता है, ड्रेन कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। यानी कि जितने एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, उनके लिए वाटर में ऑक्सीजन ही नहीं बचती है, ठीक है, कि वो रेस्पिरेशन किससे करें, और इस कारण बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है, इनका डेथ हो जाती है एक्वाटिक एनिमल्स की। उसके साथ साथ दूसरी दिक्कत ये हुई कि जहाँ जलकुंभी उगती है वहाँ दलदल क्रिएट कर देते हैं, ये वाटर बॉडीज को, लेक को क्या कर देती है, सॉलो कर देती है, उथला बना देती है, ठीक है। उथला बनाने के कारण जो वाटर बॉडीज है उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि पहले उनमें जितना पानी आ सकता था अब उतना पानी नहीं आता। तो जब बंगाल में बाढ़ का टाइम होता है तो क्या होता है, पहले जितनी बड़ी बड़ी लेक थी वो पानी अपने अंदर क्या कर सकती थी, ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकती थी, तो बाढ़ की प्रोबेबिलिटी कम होती थी। लेकिन इसके कारण लेक की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो हो गई वो घट गई, कि किसी एक लेक की बात नहीं हो रही है, हजारों की जो संख्या में लेक्स है उनकी बात हो रही है, ठीक है। और इसके कारण बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई, एंड दैट इज कॉल्ड why it is called terror of Bengal। तो लिखिएगा it drains oxygen from the water body lead to the death of aquatic animals, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करेंगे, इट ऑल्सो मेक वाटर बॉडी, कैसे सॉल्व होता है, बाढ़ के समय या बारिश के समय मिट्टी आई, ठीक है, आपको पता है प्लांट सॉइल को रोक के रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता था, जितना सॉइल का मिट्टी का एक्यूमुलेशन है वो लेक में ज़्यादा होता जाता है। मेक वाटर बॉडी सॉलो, हेंस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी decrease leads to flood in Bengal।
बंगाल में बहुत बड़ी समस्या है वाटर हाइजीन यानी कि जलकुंभी। ठीक है। अच्छा, ये खरपतवार है, इन्वेसिव स्पीसीड है, ये तो आप लिख ही चुके हैं। अब बच्चों अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने देखा है ना, घर में बहुत लोगों ने देखा होगा गुलाब की कलम हम लोग काटते हैं, ठीक है, और कलम को दूसरे गमले में लगा देते हैं, एक नया रोज का प्लांट आ जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हैं, कुछ मेथड हैं, लिखिएगा मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसमें एक है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग। ठीक है। कटिंग में क्या हो रहा है, आपने सिंपल क्या किया, एक पार्ट को क्या किया, कट किया और उसको क्या कर दिया, सॉइल में लगा दिया, और वो पार्ट क्या हो जाएगा, डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, दैट इज कटिंग। लेयरिंग में क्या हो रहा है, आपका ये प्लांट है, ठीक है, इसकी ऐसे, इसमें आपने एक जो ब्रांच हुई प्लांट है, ये ब्रांच है, इसको आपने लेकर के जमीन में क्या कर दिया, कवर कर दिया। यहाँ से ये क्या करेगा, कंप्लीट न्यू प्लांट जो होगा वो डेवलप करेगा, लेयरिंग कहलाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो प्लांट होते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, एक प्लांट को कट कर दिया और इस प्लांट का कोई पार्ट लेकर हमने क्या किया, इस प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया, लगा दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में एक स्टाफ होता है जो हमारा ओरिजिनल, और उसके ऊपर जिसको हम लाते हैं उसको बोलते हैं क्या, साइफॉन। ठीक है, ये हमारा होता है ग्राफ्टिंग, जिसको हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, अभी यहाँ पर आपकी सिलेबस में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने कहा था कि सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस यंग वन। दूसरी बात हमने कही है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गामेट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम gamete is not present, only any other part of cell is developed into complete organism। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा कि सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हमने बात की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के होते हैं, जिनको कि हम क्लोन कहते हैं। तीसरी बात हमने कही कि गायमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कभी भी इनका फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं, सेक्सुअल में होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी कोई डाउट आपका बनता है, कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है, तो आप मुझे क्या करेंगे, जो नीचे आपको नंबर कांटेक्ट दिख रहा है इस पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जो क्वेरी है उसको वहीं पर सॉल्व करने की जो है वहीं पर तुरंत आपको आंसर या रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।